नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कल हमने करा था प्रोजेक्टाइल मोशन, पिछले लेक्चर में किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। किसी भी बच्चे का कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आया कि किसी ने सोल्व किया हो या कोई भी आंसर दिया हो। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। आप लोगों का तो रिस्पॉन्स आया नहीं कोई, ठीक है। तो आज हम करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें बोला गया था अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स टू इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फ्रेंड्स क्या था क्वेश्चन, क्या था पहले ये समझिएगा। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, एक बॉल को उछाला गया, प्रोजेक्ट किया गया, एक बॉल को उछाला गया। जैसे यहाँ कोई बच्चा था, इसने बॉल को उछाल दिया, ठीक है। तो बॉल ऐसे करके ऐसे गई, ठीक है बच्चों। बॉल ऐसे गया, 40 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल गया, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u दे दिया हमें 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे बॉल गया आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, यानी टाइम भी दे दिया 2 सेकेंड्स, टाइम भी दे दिया 2 सेकेंड्स। क्या हुआ? वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल क्या होगा? यानी कि इसका कहने का मतलब मैक्सिमम हाइट तक जब वो पहुंचा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है। तो हाइट तक, इधर तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड लग गया। इट क्रॉसेज द वर्टिकल पोल, हाइट, वर्टिकल पोल की हाइट दे दी इसने 20.4 मीटर। तो एच दे दिया हमें 20.4 मीटर, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो बहुत ईजी था, फिर भी नहीं किया आप लोगों ने। तो टाइम गिवन है, इसके हिसाब से निकाल लो या हाइट के हिसाब से निकाल लो। टाइम के हिसाब से इजी रहेगा क्योंकि टाइम का फॉर्मूला इजी है। टी था 2u साइन थीटा बाई जी, ये था, ठीक है। लेकिन टाइम गिवन कौन सा है? यहाँ तक का है, तो 2u की बजाय टाइम ऑफ डिसेंट गिवन है। इसका मतलब मैंने बोला टाइम ऑफ असेंट गिवन है, यानी कि सिर्फ इस हाइट तक जाने का टाइम गिवन है। मैंने क्या बोला था? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये नीचे उतरते का टाइम होता है। टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ मोशन, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्शन का मोशन होता है टाइम, ठीक है, पूरे मोशन का टाइम होता है। तो अब इसने आधे का दे रखा है, यानी कि यहाँ तक का हाइट भी यही दे रखा है, हाइट तो है ही है। तो टी 2u की जगह हम सिंगल u लेंगे, u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो t कितना गिवन है? 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है ना, इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई जी। u कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड से है, u भी गिवन है 40 मीटर, ऊपर लिखा हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड से, इनटू साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है, थीटा हमें निकालना था, डिवाइड बाई जी हो जाएगा 10, जी मान लो 10 लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इसलिए लेता हूँ मैं, हर बार 9.8 भी दे सकता है एग्जामिनर। जो अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया है तो 10 लेके चलना, आसपास का आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो 10 इस तरफ आ जाएगा, या इस तरफ मत लेकर आओ, 0 से 0 ही कैंसिल आउट कर दो, ये 2 इधर को आ जाएगा, 2/4 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। थीटा 30 डिग्री, यानी कि कितने एंगल से गया था? 30 डिग्री के एंगल से। क्लियर है बच्चों? किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है ना? विजिबल क्लियर है ना? ठीक है, समझ आ गया? 30 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। अब रेंज और पूछा था, रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? आप लोगों को याद हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं।
रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही था ना फॉर्मूला। तो यू कितना है 40 इंटू 40 साइन 2 थीटा, 30 डिग्री है ना साइन थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 इंटू थीटा करते हैं ना। तो डिवाइड बाई जी यानी 10 से 10 कैंसिल आउट, साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 इंटू 4 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2। क्लियर है, 2 से फिर 2 जा 4, आंसर आ जाएगा 80√3, यानी कि इतना आर का वैल्यू आ जाएगा, रेंज इतना आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना। चलो आज करेंगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। क्या क्या नियम थे जो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले मैं चाहता हूं कि इंट्रोडक्टरी कुछ पार्ट कराया जाए। ठीक है, आप लोग जो टर्म्स इसमें यूज होंगी, पहले उन टर्म्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्या क्या इनमें स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं और कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं बच्चों। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या होता है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, लॉज ऑफ मोशन बाद में पढ़ेंगे हम। पहले जो टर्म यूज होंगे इनके बारे में बता देता हूं थोड़ा मैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर है ना। टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन। और इसमें आ जाएगा नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। ठीक है, ये 12th में आ जाते हैं। ये हमारे हरियाणा पुलिस में बहुत क्वेश्चन आता ही नहीं है लगभग इनसे तो। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, इसका यूज होगा हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब हम देखेंगे, पहले पढ़ेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी चिपकी हुई हो, टच कर रही हो, या बॉडी जमीन से या ग्राउंड से टच की हुई हो। जहां पे ग्राउंड से कांटेक्ट हो या बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो, वहां पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखो कैसे, देखो मान लो ये m मास है। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है, इससे टच है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी। और ये भी हो सकता है, मास टू मास भी कनेक्ट कर सकता है, यानी m1 ये m2 u है। ठीक है,
यानी कि इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा M1 प्लस M2 G, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है N इक्वल्स टू Mg। ये जरूरी नहीं है कि Mg ही हो, जरूरी नहीं है, ये मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों N जो जब सिस्टम व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ना तब नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल्स जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना वो बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल तो ये याद रखो कि जहां जहां टच है, जैसे यहां टच कर रहा है तो इसके नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, यहां टच कर रहा है दोनों फोर्सेस का, इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। जहां कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट टच कर रहा है, बॉडी टू बॉडी है, ये M1 लगा रहा था, M1 लगा रहा था M2 पर नॉर्मल रिएक्शन, और M2 लगा रहा था M1 पर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये भी तो आपस में कॉन्टैक्ट में है ना, लेकिन इनका जो है ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए इसको काउंट नहीं किया। क्लियर है, लगा रहे हैं दोनों पे एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना बच्चों, ये है नॉर्मल रिएक्शन, देख लो एक बार। क्लियर है ना, ठीक है, इसको N से डिनोट करते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर नॉर्मल रिएक्शन के बाद हमारा आता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, हम चलते हैं तब भी फ्रिक्शन यूज होता है, वरना तो फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे क्या है कि फ्रिक्शन जो होगा ये ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा फ्रिक्शनल। जैसे ये कोई M है, इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे FF, इसको FF से डिनोट करते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कुछ जगह पे फ्रिक्शन लेस होगा, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आइस होता है, आइस पे हम चलते हैं, ये क्या माना जाता है, इसको फ्रिक्शन लेस माना जाता है, ठीक है बच्चों। और जैसे हम ऑयल डाल के भी ग्राउंड को फ्रिक्शन स्लिप नहीं कर जाते हम, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। कैरम बोर्ड खेलते हो आप लोग, गिट्टियाँ मारने, तो उसमें पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन लेस, ताकि ईजिली मूव करे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए आइस का यूज, आइस पे भी फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है, ऑयली सरफेस भी फ्रिक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन का भी बड़ा महत्व है, ठीक है। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो इस FF को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू N, और म्यू की वैल्यू जो है ना, म्यू को फ्रिक्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं, फ्रिक्शनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू एग्जामिनर दे देता है, क्वेश्चन में ही दी हुई होती है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट मानते हैं लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी गिवन होती है, क्वेश्चन में ही गिवन होती है, इसको फ्रिक्शनल कांस्टेंट माना जाएगा। यानी कि म्यू इंटू N जो होगा वो FF यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और N पिछले में क्या लगाया था हमने, N इक्वल्स टू Mg। जरूरी नहीं है कि Mg आएगा, इस केस में Mg जरूर आ रहा है, इस केस में Mg जरूर आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और Mg नीचे, क्योंकि अंडर ग्रेविटी, ये अंडर ग्रेविटी लगता है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी होता है नॉर्मल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए म्यू इक्वल्स टू म्यू इंटू Mg, ये इसके इक्वल भी फ्रिक्शनल फोर्स के ऐसे इक्वल भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है Mg जो है इक्वल हो, इसीलिए हम इसको फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला क्या मान के चलते हैं, म्यू इंटू N, ये प्रॉपर फॉर्मूला होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इंटू N, और म्यू क्या होगा,
फ्रिक्शनल कांस्टेंट। क्लियर है? फ्रिक्शन के बारे में पता लग गया आपको? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, और कब लगता है? व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो, तभी ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी ये उसके म्यू इंटू एन के बराबर होता है। क्लियर है ना? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस करवा रहा हूं मैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो उसकी जगह पे हमारा क्या आ गया था? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यानी एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होती है। इसी तरह से इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स वैसे क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो m इंटू इसकी जगह पे g यूज करेंगे, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू फ्रिक्शनल कहता सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मास इंटू g, ग्रेविटेशन। ठीक है, mg ले लेंगे, इसमें a की जगह पे g ले लेंगे। g क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये मैं पीछे करवा चुका हूं आप लोगों को। क्लियर है बच्चों? ये mg फोर्स इक्वल्स टू mg, ठीक है ना? ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? mg के इक्वल। अब तीन चार टर्म करवा दी मैंने, देखो। हाँ, एक और रहती है। अब है ये पता लग गया ग्रेविटेशनल के लिए, F इक्वल्स टू mg। क्लियर है ना? F इक्वल्स टू mg। अब रह क्या गया है? एक और रह गया है टेंशन। ये भी टर्म यूज होगी, टेंशन T से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, टेंशन T। ये टेंशन T कब यूज होता है बच्चों? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, या स्ट्रिंग, जहां जहां स्ट्रिंग होगी, जहां स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग यानी रस्सी, जहां स्ट्रिंग होगी वहां टेंशन जरूर होगी, टेंशन जरूर होगी। ठीक है, जरूर होगी। यानी किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, मान लो बंदे को ही बांध दी, टेंशन का मतलब क्या? तनाव, खिंचाव। वहाँ पे क्या होगा? टेंशन तो जरूर क्रिएट होगी। जब हम को भी बांध देंगे तो हमको भी टेंशन होगी। इसीलिए जहाँ स्ट्रिंग, देसी सी भाषा में बोला मैंने, जहाँ स्ट्रिंग होगी वहाँ टेंशन जरूर होगी। और ये क्या कब होगी? जब सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ये सब इक्विलिब्रियम पोजिशन की करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। और जहाँ स्ट्रिंग चेंज होगी, जहाँ स्ट्रिंग, मेन बात ये अब आएगी, जहाँ स्ट्रिंग सेम होगी, जहाँ स्ट्रिंग सेम होगी वहाँ टेंशन सेम होगी, वहाँ टेंशन सेम होगी। ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये अभी तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। वहाँ टेंशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, जहाँ स्ट्रिंग सेम वहाँ टेंशन सेम। और जहाँ स्ट्रिंग डिफरेंट, जहाँ स्ट्रिंग थोड़ी सी भी डिफरेंट है, जहाँ स्ट्रिंग डिफरेंट वहाँ पर टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है? वहाँ पे टी की वैल्यू टेंशन भी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जहाँ स्ट्रिंग सेम होगी वहाँ टेंशन भी सेम होगी, और जहाँ पर स्ट्रिंग डिफरेंट होगी वहाँ पे टेंशन भी डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ। जैसे ये m मास है, जैसे ये m मास है, ये m मास लटक रहा है। ठीक है, और इससे फिर दूसरा m मास लटक रहा है। m छोड़ो, देसी भाषा में मान के चलो 2 kg का, ये 2 किलो का मास लटक रहा है, ये 5 किलो का मास लटक रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जहां स्ट्रिंग होगी वहां टेंशन, यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग है, यानी कि टेंशन तो लगेगी ही लगेगी। क्लियर है? टेंशन फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। टेंशन भी एक फोर्स है। ये फोर्स के टाइप बता रहा हूं बच्चों मैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैंने पहले बताया ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर है? ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, यानी टेंशन इस ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में है, तो ये टेंशन कब लगेगी? देखो ऊपर लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन अप्लाई अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा ना
कब अब कहाँ अप्लाई होगी? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लिख लो या बॉडी लिख लो, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लग रही है ना टेंशन, तो इस पे लग रही है टेंशन, ये ऊपर की तरफ लग रही है ना कि नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ इसलिए लग रही है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। यानी देसी भाषा में बोले, इस पे बैठ के ना टेंशन की जब भी डायरेक्शन निकालनी हो ना, जो ऑब्जेक्ट है ना उसके ऊपर बैठ के छाता खोल दो। यानी कि ये छाता है एक तरह से, ये हमारा छाता खोल दिया, यानी कि ये टेंशन लग गया। क्लियर है? टेंशन की डायरेक्शन मिल गई। क्लियर है ना बच्चों? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे टेंशन लग गई है, जो मैंने बताया ना उसको जो मैंने आप लोगों को ये थ्योरी बताई है वो कैसे अप्लाई करनी है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग ये और ये अलग अलग है ना, जहाँ पर स्ट्रिंग अलग तो टेंशन अलग। क्लियर है? देखो ये स्ट्रिंग अलग है तो इस पे भी लगेगी ना 2 kg पे भी, ये 2 kg पे लग रहा है ना, तो यहाँ पे T1 लग जाएगी, यानी कि इससे अलग लगी ना। स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट। यहाँ पे T लगी हुई थी, यहाँ पे T1 लगा, यहाँ पे T1 लगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट है। क्लियर है? और अब नंबर आता है 5G का। 5 kg का कैसे लगेगी टेंशन? देखो अवे फ्रॉम द बॉडी है ना, ये ऊपर की तरफ इसकी तरफ क्यों नहीं की? क्योंकि ये नज़दीक हो जाएगी ना, उसकी तरफ जाएगी ना, उसकी तरफ नहीं जाती, ये दूर जाती है, इससे दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। अब 5 kg का नंबर है, इस पे भी टेंशन लग रही है। देखो ये T1 लग रही है तो स्ट्रिंग तो सेम है ना, जहाँ पर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, यानी कि इस पे भी T1 लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रिंग जो है ये कॉमन है। क्लियर है ना? ये इस पे भी टेंशन लगा रहा है T1, इस पे भी टेंशन 5 वाले पे टेंशन T1 लगा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इसकी जो FBD बनाएंगे हम, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बनाना सीख लीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया ना तो समझ लो आधा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, आधा न्यूमेरिकल सोल्व हो गया आपका। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे 2 kg का बनाना है हमने, ये 2 kg है। 2 kg का देखो ऊपर T1 लग रहा है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे कौन सा फोर्स है, सॉरी ऊपर T लग रहा है, नीचे कौन सा है? T1 लग रहा है, T1 लग रहा है ना बच्चों, ठीक है। एक और फोर्स लग रहा है जो मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है ना, नीचे लटक रहा है ना, ये लटक रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा ना, mg बताया था मैंने, याद है ना आपको। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। क्लियर है? ये FBD बन गया 2 kg का। तो इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे हम? इसकी इक्वेशन बनाएंगे T इक्वल्स टू, देखो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी तो कहा है मैंने, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कैसे है? ये है ना, ये T के बराबर होंगी दोनों फोर्सेस, ये तीनों mg और T1 ये T के बराबर होंगी। अगर T के बराबर नहीं होती तो ये रस्सी टूट ना जाती। सबका भार झेले हुए है ना, ये मेन रस्सी वाली, तो मेन रस्सी तो सबका भार झेले हुए। तो यानी कि क्या हुआ, T इक्वल्स टू, T के इक्वल हो जाएगी कौन सी? 2, यानी कि 2 को छोड़ो, T1 प्लस mg, ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि T इक्वल्स टू T1 प्लस mg। क्लियर है? ये इसकी ये इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट वाले का FBD बन के ये इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। अब 5 वाले की बनाएंगे, T1 है, ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ये 5G हो जाएगा, ये mg है ना, इसको 2G लिख लो क्योंकि 2 ग्राम का था, ठीक है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब इसकी बनाएंगे, इसका 5 वाले का नंबर है 5 kg, इसके ऊपर लग रहा था T1 लग रहा है ना ये ऊपर, क्लियर है। और नीचे 5G, क्लियर है, यानी कि mg यहां 5 पे लग रहा है ना, तो T1 इक्वल्स टू आ जाएगा mg कह लो, यानी कि 5G। क्लियर है? तो T1 इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 50 न्यूटन। और फोर्स की हमेशा
क्या यूनिट होती है, न्यूटन होती है। तो T1 का वैल्यू हमारा इधर से निकल कर आ गया हमारा 50। अब ये 50 इसमें पुट कर देंगे हम, इसमें पुट कर दिया तो T इक्वल्स टू निकल के आ गया ये 50 है प्लस ये 2 इंटू जी क्या है 10 यानी कि 20, तो T का वैल्यू कितना निकल के आया 70 न्यूटन। अब जांच करनी है आप लोगों को, जांच कर लो कैसे कैसे सोल्व। देखो ये है हमारा 70 न्यूटन और ये हमारा है क्या है 50 न्यूटन, ठीक है 50 न्यूटन। अब देखो ये 70 इसको बैलेंस कर रहा है, ये 20 50 और 20 70 के बराबर यानी कि इक्विलिब्रियम में। क्लियर है, ऐसे टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। फाइंड टेंशन लिखा हुआ होता तो इस तरह से टेंशन की वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना, ओके डन। ऐसे टेंशन की वैल्यू निकाली जाती है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो रब कर देते हैं। ये तो था हमारा टेंशन का। अब इसी टेंशन पे हम और टेंशन देने की कोशिश करते हैं, मजाक कर रहा हूं। तो इसी टेंशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। टेंशन से रिलेटेड हो गया ना, ठीक है। फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है टेंशन, कल ही टेंशन के हिसाब से नहीं लेंगे हम, फर्स्ट लॉ के हिसाब से लेंगे। अब करेंगे, ये टर्म्स यूज हो गई है, अब करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा, तो एक्सेलरेशन नेट भी 0 होगा। फोर्स नेट 0 तो एक्सेलरेशन भी नेट 0 होगा। और एक्सेलरेशन नेट 0 कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई टी, dv बाई dt, यही होता है ना, dv बाई dt। यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी आता है, तभी एक्सेलरेशन यानी कि vf माइनस v इनिशियल बाई टी यानी 0। फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो एफ नेट जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो मास कभी 0 नहीं होता, मास चाहे कुछ भी हो। तो एफ नेट निकल के आता है, एफ नेट निकल के आता है 0। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम, या फिर इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इंग्लिश में बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, ये एफ 0 क्यों आया है, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी मान लो ये m मास है, इस पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, किसी भी तरह से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करे, तब तक ये बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। इस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, इस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर ये बॉडी मान लो, अगर ये बॉडी u स्पीड से मूव कर रही है, तब भी ये बॉडी हमेशा जिंदगी भर मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए उसको रोकने के लिए, यानी कि इसके अपोजिट। इसके अपोजिट क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स।
या फिर कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए इसको रोकने के लिए, तब तक। कहने का मतलब क्या है, सिंपल से शब्दों में, जब तक कोई बाह्य फोर्स लगाए बिना बॉडी की स्टेट चेंज ना हो, ये जड़त्व का नियम है। ठीक है, जैसे हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं, बस में जाते हैं, चल रही होती है और एकदम से ब्रेक लगा देता है ड्राइवर, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगी, बाह्य फोर्स आई, उसने रोकने की कोशिश की, तो हमारी बॉडी क्या है, ऑलरेडी मोशन में है, उस पर फोर्स लगी है, तो हमारी बॉडी पे थोड़ी फोर्स लगी है, तो हमारी बॉडी क्या है, मोशन में रहने की कोशिश करेगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा मोशन में रहने की कोशिश करेगा और ऐसे करके आगे की तरफ झुक जाएंगे। या फिर हम खड़ी हुई बस में खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी है, खड़े हुए का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। तो अचानक से अगर एक्सेलरेटर पे पैर रखा जाता है तो एकदम झटका लगता है और हमारी बॉडी जो ऊपर वाला हिस्सा है पीछे की तरफ जाता है और नीचे वाला हिस्सा आगे की तरफ आ जाता है, तो पीछे की तरफ गिरने का चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा मूव करने की, यानी कि नीचे वाला हिस्सा हमारा रेस्ट में है, तो वो मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो हमारी बॉडी भी मोशन में आने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर हम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी की स्टेट, किसी भी वस्तु की अवस्था जो है वो चेंज नहीं होती। ये जड़त्व का नियम है। इस तरह से क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर है बच्चों? यही इसमें बताने का था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन, कुछ लेकर आया हूं मैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में। जो होता है ना, क्या कहते, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो तो मैंने जुबान से ही बोल के बता दिया आप लोगों को, लिखने में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने बोल के बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ये मास है कोई 3 kg और ये बड़ा, उससे भी बड़ा मास है कोई 6 kg। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो फाइंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे जितनी भी तरह की टेंशन है वो निकालनी है। ठीक है, बताओ, करो। FBD बनाना आना चाहिए, मैं बता देता हूँ। 3 kg का बनाएंगे हम पहले। 3 kg पे ऊपर लगा, देखो ऊपर लगा T लगा, और कोई ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल लग रहा है 3G, और एक टेंशन ये भी है T1, यानी कि T1। इसका क्या बन गया, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, और ये इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, T के बराबर है ये, यानी कि T इक्वल्स टू T1 प्लस 3G। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा FBD बनाना है, ये इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरे का 6 वाले का FBD बनाना है हमें, 6 वाले का बनाना है 6G, ये तो बनेगा ही बनेगा। और ऊपर टेंशन कौन सा लग रहा है, ऊपर इसके भी तो ये T1 ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, यानी कि ये भी T1 लग रहा है, T1। ठीक है, और बस, और कोई लग रहा है, नीचे इसके ग्रेविटेशनल लग रहा है, बस, और तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 का वैल्यू है 6G। अभी T1 6G को इसमें पुट कर दो, वह आंसर निकल आएगा T इक्वल्स टू 6G प्लस 3G, यानी कि T इक्वल्स टू आ गया 9G। 9G का मतलब है 90 न्यूटन। ठीक है, G मान लो 10 ले रखा है, G का वैल्यू जो भी ले हो, मर्जी है आपकी, 90 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, और 90 क्या 9 से मल्टीप्लाई कर देना, न्यूटन आ गया। अब T1 की वैल्यू और बता दो, क्योंकि सारी टेंशन पूछे ना, सिर्फ T थोड़ी पूछा उसने।
T1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 90 रख दिया हमने, इसको इक्वल T1 प्लस 3G यानी 30, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 90 माइनस 30 इक्वल्स टू T1 निकल के आ गया 60 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आपको ढूंढ के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है? अब थोड़ा सा टफ कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन है जैसे ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है? फाइंड टेंशन, ये मान लो 5 kg। फाइंड टेंशन ऑफ ऑल टेंशन ऑफ स्ट्रिंग्स। चलो भाई कैलकुलेट करो, या मैं यही करवाऊँ? चलो मैं यही करवा देता हूँ। अब इसका बना लेंगे, इसका क्या करेंगे, अब हम इसके ये एंगल है ना, इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यानी कि देखो ये ट्राइंगल हो गया। अब देखो ये क्या है हमारा, मान लिया T, ये क्या है हमारा, मान लिया T1, तो T के हिसाब से ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये T cos थीटा नहीं बनेगा, बेसमेंट वाला T cos थीटा, और ये वाला क्या बनेगा हमारा T sin थीटा। थीटा मत लिखो भाई, क्योंकि थीटा अलग अलग है, इधर कंफ्यूज हो जाओगे। cos 30 sin 30, क्लियर है? और यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा ट्राइंगल। ये कितना हो गया, T1 sin 60 और ये क्या होगा T1 cos 60, क्लियर है? अब इनको बना लो FBD। अब FBD बना लेते हैं इसका 5 का। देखो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी कि इसको ये बैलेंस कर रहा है, और ये क्या है 5G, ग्रेविटेशनल भी तो लगेगा ना। इसका अब FBD बनाएंगे, FBD बन गया 5 का 5G लगा हुआ है इधर, ठीक है? ऊपर कौन सा लगा हुआ, ऊपर कौन से लगा हुआ, एक तो ऊपर ये फोर्स लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ये ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक तो लगा हुआ है T sin 30, दूसरा लगा हुआ है T cos 30 और sin 60, क्लियर है? और यहाँ पे कौन सा लगे हुए हैं, एक इधर को लगा हुआ है और एक इधर को लगा हुआ है, तो T cos 30, T नहीं है सॉरी, T, हाँ T है, T cos 30 और यहाँ पे लगा हुआ है T1 cos 60। अब तो आप लोगों को कर लेना चाहिए यार। देखो ये और ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसे कैसे लटका हुआ है, तो T cos 30 इक्वल्स टू T1 cos 60, ठीक है? क्लियर है? एक दूसरे का अपोजिट में ये बैलेंस कर रहे हैं इसको। अब T cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है मेरे ख्याल से, T इंटू √3/2, वैल्यूज़ देख लीजिएगा भाई। और T cos 60 1/2 होता है, 1/2 T1 हो गया, ठीक है? अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, यानी कि √3T इक्वल्स टू T1, तो T1 की वैल्यू T√3 आ जाएगा, यानी कि T√3 आ जाएगा T1 की वैल्यू। अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है दूसरी वाली इक्वेशन में। दूसरी वाली क्या थी, T sin 30
प्लस प्लस हो जाएगा ना दोनों एक ही डायरेक्शन में, टी साइन 60, टी साइन 60 इक्वल्स टू इसके बराबर, ये दोनों का एडिशन इस 5g के बराबर आ जाएगा, 5g यानी कि 50। क्लियर है, 50 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें से क्या क्या कॉमन है, गड़बड़ तो नहीं कर दी, यहाँ पे t था तो यहाँ पे t1 था ना, ये t1 है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन 30 क्या है 1/2 यानी कि 1/2 t इक्वल्स टू प्लस √3/2 होता है साइन 60, √3/2 t1 इक्वल्स टू 50। अब 2 सब में है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि t प्लस √3 t1 इक्वल्स टू 25। क्लियर है। अब t√3 किसके बराबर है, t1 के। अब t1 है ना जो, इसकी जगह पे t√3 रख देते हैं हम, t प्लस √3 इंटू t1 की जगह पे ये रख देते हैं हम, ठीक है। अब t√3 रख दिया हमने इक्वल्स टू 25। क्लियर है। अब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, t प्लस 3√3t हो जाएगा ना, √3 और √3 3 हो गया, 3t इक्वल्स टू 25। तो t का वैल्यू 4t इक्वल्स टू 25, यानी कि t का वैल्यू निकल के आया 25/4। अब ये t 25/4 है तो इसको √3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो t1 का वैल्यू निकल आएगा, यानी कि 25/4 इंटू √3, ये वैल्यू आ गया 25√3/4, ये t1 का वैल्यू आ गया। t1 का भी वैल्यू मिल गया, t का भी वैल्यू मिल गया और t1 का भी मिल गया। क्लियर है, देखो क्लियर है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार पता चल जाएगा ना आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है ना, चलो रब कर दूं, बाकी पॉज करके देखते रहिएगा, टाइम इतना नहीं है, टाइम की कमी है हमारे पास। 2 क्वेश्चन करवा दिए अब मैंने, अब आप लोगों के लिए प्यारा सा होमवर्क है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और बिल्कुल इजी है, अब की बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, HW। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन दूंगा आज होमवर्क में। ये है ये मास है कोई 5 kg और ये इसके लगा हुआ है, ठीक है 5 kg। फाइंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग्स। फर्स्ट लॉ में तो यही बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का होगा हमारा, एक क्वेश्चन आया था ना इंक्लाइंड प्लेन से, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था इसमें से, ये बात ध्यान रखना। ये कोई ब्लॉक है, ये भी 5 kg का ही मानो, और ये लगा हुआ है, ये इसके साथ फिक्स है, ठीक है। इसमें भी बताओ फाइंड टेंशन, ये एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे जी की वैल्यू 10 लेनी है, हर जगह पे 10 लेनी है यार। फाइंड टेंशन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मान के चलना है, ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तभी तो ये मतलब ठहरा हुआ है, तभी तो रुका हुआ है। व्हेन सिस्टम इज, फाइंड टेंशन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री बस, और जी की वैल्यू भी दे देता हूँ आपको 10। टी निकालना है इधर, क्लियर है, टी निकालिएगा। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, अपने जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना उससे अलग भी 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो, इनफ है।
ठीक है, क्योंकि मैं ये सिलेबस कवर होने के बाद मॉक टेस्ट चलाऊंगा साइंस के, बिल्कुल अच्छे से। कुछ थोड़ा सा हटके मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन मेरे से ले लेना, पक्का सिलेक्शन होगा आपका। हरियाणा जीके के बस पे नहीं होगा, पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर, साइंस और मैथ्स, इसमें इन 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत कर लो। हरियाणा जीके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बहुत टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए, फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे होम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।